ओके, सो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो पूरा यूनिट है इट इज़ काइनेमैटिक्स। ठीक है, द यूनिट इज़ काइनेमैटिक्स। ऑलराइट। तो काइनेमैटिक्स पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में होगी। ओके, सो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं। वैसे एक मैथ्स का टॉपिक है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपको पता है जब आप 1 कोऑर्डिनेट लिखते हो तो आप इस तरीके से लिखते हो, 2 कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से लिखते हो, 3 कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से लिखते हो। तो अगर n कोऑर्डिनेट्स होंगे तो आप उनको इस तरीके से लिखोगे और इसको बोलते हैं n टपल। ठीक है, ये 1 टपल, दिस इज 2 टपल, दिस इज 3 टपल। तो हम लोगों को बेसिकली यहाँ तक मतलब 2 डायमेंशन में डील करना है। ओके, बट हम लेके चलेंगे 3 डायमेंशन वाला ये बेसिक। ठीक है, दिस विल बी आर बेसिक। तो जब हम लाइन की बात करेंगे तो हम बाकी 2 कोऑर्डिनेट्स को 0 कर देंगे। जब हम प्लेन की बात करेंगे तो हम एक कोऑर्डिनेट को 0 कर देंगे, और जब स्पेस की बात होगी तो हम तीनों कोऑर्डिनेट्स को कंसिडर करेंगे। ठीक है, ओके। तो अगर हमें मोशन को डायमेंशंस में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो हम पढ़ते हैं 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। ठीक है, तो 1 डायमेंशन क्या होता है कि सिर्फ एक डायमेंशन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अभी तो हम 3 डायमेंशन लेके चल रहे हैं, 1 2 3। इसमें से सिर्फ एक चेंज हो रहा है और बाकी दोनों अगर सेम है तो हम क्या बोलेंगे, दैट द मोशन इज इन 1 डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल, a body moves from point 1, 2, 3 to 2, 2, 3। अब देखो इसमें y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट तो 2, 3 है, चेंज नहीं हुआ। चेंज क्या हुआ, सिर्फ x कोऑर्डिनेट। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो मोशन है इट इज इन 1 डायमेंशन। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट। अगर आप एक बॉल को सपोज ड्रॉप कर रहे हो तो वो सिर्फ एक ही एक्सिस चेंज कर रही है ना, बाकी सब तो उसका सेम है, ऐसे मोशन होगा उसका। ठीक है, तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है तो वो क्या हो जाएगा आपका 1 डायमेंशन मोशन। ठीक है, उसी तरीके से जब हम 2 डायमेंशन पे आते हैं तो क्या होगा, 2 ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स विल चेंज। जैसे सपोज आपका पॉइंट है 1, 2, 3, इससे जा रहा है 2, 3 से। तो देखो इसका जो z कोऑर्डिनेट है वो अभी भी सेम है, इट इज़ 3। जो x और y कोऑर्डिनेट है वो चेंज हुआ है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज अ 2 डायमेंशन मोशन। तो इसका एग्जाम्पल सोचो ज़रा, रियल लाइफ एग्जाम्पल 2 डायमेंशन का, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ एन इंसेक्ट। जब इंसेक्ट जा रही है तो वो किसी प्लेन सरफेस पे जा रही है, वो कोई भी डायरेक्शन में जाए। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हमको किसी इंसेक्ट की पोजीशन बतानी होगी तो हम अगर उसको प्लॉट कर दें और उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बता दें तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दैट मूवमेंट ऑफ एन इंसेक्ट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, अब प्रोजेक्टाइल मोशन आप बहुत पढ़ोगे, प्रोजेक्टाइल इस तरीके से मोशन होता है। ठीक है, ये भी एक प्लेन में होता है। ऑलराइट, फिर सर्कुलर मोशन। अब देखो जो भी चीज़ है 2 डायमेंशनल क्या है, एक प्लेन, तो आप एक सर्कुलर मोशन कंसिडर करो या फिर एक रेक्टेंगुलर मोशन कंसिडर करो, किसी भी शेप में मोशन कंसिडर करो, बट वो एक प्लेन सरफेस पे हो रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, 2 डायमेंशनल मोशन। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज अ 3 डायमेंशनल मोशन। तो अब क्या होगा, तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। जैसे अगर सपोज पॉइंट है 1, 2, 3 से कोई चीज़ गई है 3, 4, 5 पर, मतलब सारे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, मोशन इन 3 डायमेंशन। ओके, अब इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई। ठीक है, बटरफ्लाई उड़ रही है, वो किसी भी जगह पे उड़ रही है, वो किसी प्लेन सरफेस पे नहीं उड़ रही है। ठीक है, हम कोई प्लेन नहीं ड्रॉ कर सकते, वो पूरे स्पेस में कहीं पर भी उड़ रही है ना। ऐसे मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इन 3 डायमेंशन, किसी भी गैस मॉलिक्यूल का जो ये मूवमेंट्स है आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था मोशन इन 3 डायमेंशन का। तो अभी हमने डायमेंशन वाइज तो कैरेक्टराइज कर लिया है लोग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम द टॉपिक्स मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स क्या होता है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। जिन भी ऑब्जेक्ट के कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके मोशन से जो चीज़ डील करती है उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। तो हम 3 ब्रांचेस पढ़ेंगे मैकेनिक्स की, मतलब 3 ब्रांचेस होती हैं। वन इज़ योर स्टैटिक्स, द अदर इज काइनेमैटिक्स एंड थर्ड इज डायनामिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो सबसे पहले है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा उसकी स्टडी किस में आएगी, स्टैटिक्स में आएगी। अब आप सोचोगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा है तो उसको स्टडी क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उस पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही होती हैं
और जब वो फोर्सेस आपस में बैलेंस आउट हो जाती हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो जाता है। सपोज ये एक ब्लॉक है, इस पर यहाँ पर भी कुछ फोर्स लग रही है, यहाँ पर भी कुछ फोर्स लग रही है, बट वो इक्वल है अगर फोर्स, तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसका नेट मूवमेंट जीरो रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट। बट हमें इन चीज़ों के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा ना कि ये फोर्स किस वजह से लग रही है। ठीक है, समझ आ गया। तो ये है स्टैटिक्स। हर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उसकी स्टडी क्या कहलाती है, स्टैटिक्स। ओके, the next branch is kinematics. What is kinematics? It deals with the study of motion without taking into account the factors which causes the motion. ठीक है, अब क्या है, मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन किस चीज़ की वजह से, किन फोर्सेस की वजह से वो मोशन हो रहा है उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना। दैट इज काइनेमैटिक्स। और डायनामिक्स में क्या होगा, ये भी स्टडी ऑफ मोशन ही है, लेकिन इसमें उन सारे फैक्टर्स को भी स्टडी किया जाता है जिसकी वजह से मोशन हो रहा है। ठीक है, तो तीन चीज़ें, स्टैटिक्स रेस्ट पे, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स दोनों मोशन में, बट काइनेमैटिक्स में हम जो फैक्टर्स हैं वो नहीं पढ़ेंगे एंड डायनामिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि हमारे यूनिट का नाम है काइनेमैटिक्स एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द मोशन, जिसमें वी विल नॉट टेक इनटू अकाउंट द फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच द मोशन इज कॉज्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेस्ट एंड मोशन। अब ये आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है रेस्ट एंड मोशन के बारे में। दीज आर रिलेटिव टर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेटिव का क्या मतलब होता है, एक दूसरे के कंपैरिजन में। जैसे सपोज अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूं और मैं आपसे पूछूं ये छोटी लाइन है कि बड़ी लाइन है, आप नहीं बता सकते जब तक मैं इसके रेफरेंस ना सेट कर दूं कि मैं इस लाइन के कंपैरिजन में पूछूं कि लाइन बड़ी है कि छोटी है। समझ आ गया। तो उसी तरीके से रेस्ट एंड मोशन भी क्या होता है, रिलेटिव टर्म होता है। आपको बताना पड़ता है कि किसके टर्म्स में आप बोल रहे हो। ठीक है, सपोज एक बस में आप ट्रैवल कर रहे हो, तो दो लोग अंदर बस के अंदर बैठे हैं, तो वो तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में। बट अगर कोई इंसान उनको बाहर से देख रहा है तो उनके लिए तो वो मोशन में। तो ये मतलब होता है क्या, रिलेटिव का। तो इसीलिए ये चीज़ होती है सराउंडिंग्स। हम सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि कोई चीज़ रेस्ट में है या कोई चीज़ मोशन में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, an object is said to be at rest if it does not change its position with time with respect to its surroundings. Surroundings के रिस्पेक्ट में और टाइम, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, अगर किसी चीज़ की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, और अगर वो हो रही है विद टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। इज दैट क्लियर। तो अगर हमें पोजिशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना हो फॉर द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो वो ऐसा आएगा, सीधा, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। एंड अगर हमें मोशन वाले ऑब्जेक्ट का पोजिशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना हो तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। पहले तो हमने 1D 2D 3D ये डायमेंशन के रिस्पेक्ट में पढ़ा था। अब किस तरीके का मोशन हो रहा है उसके हिसाब से हमने कैरेक्टराइज किया है। ओके, सो द फर्स्ट मोशन इज रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर नाम से पता चल रहा है, लीनियर, एक लाइन में चलने वाला। सो पॉइंट मास मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। अब ये पॉइंट मास क्या होता है और नॉर्मल मास क्या होता है, ये चैप्टर इस टॉपिक के एंड में मैं समझाऊंगी। अभी पॉइंट मास आपके दिमाग में ये होगा एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन में अगर चल रहा है तो उसे क्या बोलेंगे कि वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। ओके, एंड ट्रांसलेटरी क्या होता है, अ बॉडी विच इज नॉट अ पॉइंट मास बट इज मूविंग सच दैट ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव टुगेदर अलॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब ये एक पॉइंट मास नहीं है, अच्छा खासा बड़ा मास है, लेकिन इसका हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या कर रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन फॉलो कर रहा है। और जितनी भी लाइंस ये ड्रॉ हो रही है वो क्या है, आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो हर एक जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। तो इस ओवरऑल मोशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। समझ आ गया। ओके, द नेक्स्ट इज योर सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। सर्कुलर और रोटेटरी, तो जिस तरीके से उधर रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी था वैसे इधर सर्कुलर एंड रोटेटरी है। सर्कुलर इज फॉर पॉइंट मास एंड रोटेटरी इज फॉर अ बिग मास। ठीक है, तो इफ योर पॉइंट मास बॉडी मूव्स ओवर सर्कुलर पाथ, ये आपका बॉडी है पॉइंट मास और ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है, तो इसे क्या बोलेंगे कि एक सर्कुलेटरी मोशन पजेस कर रही है। ओके, सिमिलरली रोटेटरी क्या होगा, अगर पॉइंट मास नहीं है, ये इस तरीके का ऑब्जेक्ट है, तो
इसका जो हर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अगर मैं लूँ तो ये भी एक रोटेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन पजेस कर रहा है। ये वाला पॉइंट लूँ तो ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट लूँ तो ये वाला भी। तो इसका हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, वो कोसेंट्रिक सर्कल्स में मूव कर रहा है। तो इस ओवरऑल मोशन को क्या बोलेंगे हम, रोटेटरी मोशन। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप इज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी। ठीक है, अब ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी में ये पॉइंट मास वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको ध्यान से समझना। ऑसिलेशंस आपको पता है, हमने पेंडुलम का मोशन पढ़ा था जब वो टू एंड फ्रो मूव करता है। तो ऑसिलेटरी मोशन वही होता है, मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो रिपीटेडली अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। ये एक फिक्स्ड पॉइंट है इसका, और ये टू एंड फ्रो ऐसे मूव कर रही है, और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं मीन पोजिशन। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरीके से एग्जाम्पल हो गया। अब वाइब्रेटरी क्या होता है, जब ये ऑसिलेशंस होती हैं उनका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा होता है। मतलब जैसे ये पेंडुलम है, वो इतने बड़े डिस्टेंसेस ना कवर करके बहुत छोटे छोटे डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, बहुत छोटे छोटे, तो उन्हें क्या बोलते हैं, वाइब्रेशंस। समझ आ गया? अब ये जो लास्ट पॉइंट मैंने बोला था कि मैं समझाऊंगी कि पॉइंट मास क्या होता है और नॉर्मल मास कब बोलते हैं हम कोई चीज़ पॉइंट मास है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट मास उसे ही बोलेंगे जिसकी जो साइज़ है वो नेग्लिजिबल हो, नहीं, ऐसा नहीं है। हम किस चीज़ से कंपेयर करते हैं, एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ़ इट कवर्स डिस्टेंस मच ग्रेटर दैन इट्स ओन साइज। अगर कोई चीज़ अपनी साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस कवर करती है तो हम उस मास को क्या कंसिडर करते हैं, नेग्लिजिबल यानी पॉइंट मास। फॉर एग्जाम्पल, जब अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस कवर करती है। उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में जो आपका अर्थ का साइज़ है, इट्स वेरी वेरी स्मॉल। तो हम उस केस में अर्थ को क्या कंसिडर करते हैं, पॉइंट मास। वो पॉइंट मास होता तो नहीं है ना, ठीक है। लेकिन अगर सपोज एक चींटी है, वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर रही है। अब चींटी है तो बहुत छोटी, बट वो डिस्टेंस भी थोड़ा सा ही कवर कर रही है, तो तब उस केस में हम उस चींटी को पॉइंट मास नहीं कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर वो बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर कर रही है, सपोज 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो हम उसको पॉइंट मास कंसिडर करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके।